दोस्तों, हाल ही में मैंने किष्किंधापुरी नाम की तेलुगु हॉरर फिल्म देखी है, जिसे आईएमडीबी पर 8.8 स्टार्स आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। अब वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। फिल्म की कहानी 1989 में शुरू होती है, जहां हमें किष्किंधापुरी में सुवर्ण माया नामक रेडियो स्टेशन दिखाया जाता है। यहाँ हम कुछ लोगों को देखते हैं जिन्हें रेडियो स्टेशन के अंदर से किसी के रोने की आवाज आती है। ऐसे में 5 लोग उस आवाज का पीछा करते हुए नीचे एक कमरे में जाते हैं। तभी अचानक उनके सामने एक छठा व्यक्ति ऊपर से नीचे घायल हालत में गिरता है। इसके साथ ही वहां ढेर सारी असाधारण गतिविधियां होने लगती हैं। फिर अचानक रेडियो ऑन हो जाता है और उसमें से एक भूतिया आवाज इन सभी का स्वागत करती है। वो उनके नाम लेकर कहती है कि उन्होंने सॉन्ग रिक्वेस्ट किया है। इसके बाद कमरे का दरवाजा बंद हो जाता है और कमरे में गैस भरने लगती है। जब दरवाजा खुलता है तो हम उन 6 लोगों को मृत पाते हैं। उनकी लाशों को क्रॉस स्वास्तिक जैसे एक सिंबल के रूप में सजाया गया होता है। यहीं पर इंट्रो सीन खत्म हो जाता है। इसके बाद हम एक चाय की दुकान को देखते हैं, जहां पर दो आदमी चाय पी रहे होते हैं। जहां पर उन्हें एक पोस्टर मिलता है जिस पर लिखा होता है घोस्ट वॉकिंग टूर। फिर दोनों इस बारे में बातें करने लगते हैं। फिर अगले सीन में हम एक मेले को देखते हैं, जहां बहुत सारे लोग आए होते हैं। जहां एक बच्चा गलती से एक बंदर और उसके बच्चे को छेड़ देता है, जिससे कई सारे बंदर मेले में लोगों पर हमला करने लगते हैं। ऐसे में राघव की एंट्री होती है, जो उन सब बंदरों को शांत करता है, उन्हें खाना देता है। इस सब के बीच मेले में आग लग जाती है, जिसमें एक बंदर का बच्चा फंस जाता है, जिसे राघव बचा लेता है और फिर सब बंदर वहां से चले जाते हैं। मेले में पूजा कर रहे पुजारी राघव को भगवान श्री राम का एक कड़ा देते हैं, जो उसे प्रोटेक्शन देगा। इसके बाद अगले सीन में हम सुमित, मैथिली और राघव अपने क्लाइंट्स को निर्बंध निलायम नाम की जगह पर घोस्ट वॉकिंग टूर देने जाते हैं। इस जगह पर पहले से ही तीनों ने पूरा सेटअप किया हुआ होता है, यानी कि टूरिस्ट्स को जानबूझकर डराया जाता है। जैसे कि बेड को वायर से हवा में उठाना, डरावनी आवाजें प्ले करना, स्पीकर से भूतिया साउंड्स चलाना, नकली ईएमएफ मीटर से रीडिंग दिखाना और एक लड़की को भूत का गेटअप देकर लोगों को डराना। अब इन टूरिस्ट्स के बीच एक बिहारी नाम का आदमी भी होता है, जो खुद को घोस्ट हंटर बताता है, लेकिन असल में वो खुद भूतों से बहुत डरता है। वो बार बार इनके टूर में आकर इन्हें एक्सपोज करने की कोशिश करता है और कहता है कि ये सब फेक है। इतना ही नहीं, वो गूगल पर इनके खिलाफ खराब रिव्यूज भी देता रहता है। खैर, ये ग्रुप एक और टूर ऑर्गेनाइज करता है, जिसमें फिर से बिहारी आ जाता है। बिहारी के अलावा यहाँ एक व्यक्ति वीरभद्र होता है, जो इस टूर पर इसलिए आया है ताकि वो अपनी दिवंगत पत्नी से मिल सके, जिसकी 1 साल पहले मौत हो गई थी। इसके अलावा वहाँ एक कपल, एक लड़की और 2 आदमी भी होते हैं, जो पेशे से ट्रेन ड्राइवर्स होते हैं। अब बिहारी यहाँ एक डब्बे से चिट निकालता है, जो कि इनका नेक्स्ट डेस्टिनेशन डिसाइड करेगा। और ये जगह थी सुवर्ण माया रेडियो स्टेशन। अब इस टूर पर राघव की टीम के साथ मोक्षा नाम की एक बच्ची भी जा रही थी, जिसका ख्याल राघव और मैथिली रखते थे। बस फिर क्या था, अगले ही सीन में हम सभी को वैन से सुवर्ण माया रेडियो स्टेशन पहुंचते हुए देखते हैं। ये वही जगह है दोस्तों, जिसे हमने फिल्म के शुरुआती सीन में देखा था। हालांकि फिलहाल इस जगह के गेट पर एक धार्मिक सी सील लगी हुई थी, मानो पूजा पाठ करके इसे बंद किया गया हो। राघव तुरंत वहां रखे त्रिशूल से न सिर्फ उस सील को तोड़ देता है, बल्कि लॉक तोड़कर रेडियो स्टेशन का दरवाजा भी खोल देता है। इसी के पैरेलल में हम व्यूअर्स ये साफ समझ जाते हैं कि पास के रेलवे ट्रैक से कोई बुरी आत्मा एक्टिव हो चुकी है और अब ये सबके पीछे आ चुकी है। खैर, अंदर जाकर राघव अपनी मनगढ़ंत भूतिया कहानी सुनाने लगता है कि सुवर्ण और माया 2 जुड़वा बहनें थी, वगैरह वगैरह। लेकिन बिहारी हमेशा की तरह उसे टोकता है और कहता है कि ये सब झूठी कहानियां हैं। बातों ही बातों में वो लोग वहां के रेडियो को ऑन करते हैं। शुरुआत में तो कुछ नहीं होता, लेकिन अचानक से रेडियो चालू हो जाता है और पूरे स्टेशन की लाइट्स जलने बुझने लगती हैं। तभी रेडियो से वही डरावनी औरत की आवाज सुनाई देती है, जो पहले सीन में भी थी। वो तारीख बताती है, 9 अगस्त 1989, बुधवार। इसके बाद वो आवाज वहां मौजूद सभी लोगों का स्वागत करती है और कहती है कि रेडियो स्टेशन का रीब्रॉडकास्ट शुरू होने वाला है। और अंत में वो साफ साफ कहती है कि यहाँ आए सभी लोगों को खत्म कर दिया जाएगा। अब वीरभद्र को लगता है कि कहीं ये आवाज उसकी पत्नी की तो नहीं है, लेकिन बाकी सभी लोग समझ चुके थे कि इस बार मामला फेक नहीं, बल्कि सच में पैरानॉर्मल है। ऐसे में सभी लोग घबराकर बाहर भागते हैं, लेकिन बाहर आकर देखते हैं कि उनकी वैन में आग लग चुकी है। ये देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। अगली सुबह हम उन्हें पास के गैराज पर देखते हैं, जहां उनकी जली हुई वैन को उठाया जा रहा होता है। तभी अचानक वैन नीचे गिर जाती है। इसके बाद सुमित डर के मारे राघव और मैथिली से कहता है कि रेडियो स्टेशन जाना उनकी बहुत बड़ी गलती थी। अब जिस जगह पर वे लोग खड़े थे, वहां एक आदमी उन्हें चाय पिला रहा था। जैसे ही वो सुवर्ण माया रेडियो स्टेशन का नाम सुनता है, वो चौंक जाता है। वो साफ साफ कहता है कि
जो भी वहां गया है वो जिंदा वापस नहीं आया। यानी अब ये पूरी तरह साफ हो चुका था कि उस रेडियो स्टेशन में सच में कुछ भयानक और पैरानॉर्मल मौजूद है। अब उसी रात हम उन दो लोगों को देखते हैं जो ट्रेन ड्राइवर्स थे और जो इस घोस्ट वॉकिंग टूर में भी आए थे। ट्रेन चलाते वक्त उन्हें बीच रास्ते में रुकने का सिग्नल मिलता है और वे ट्रेन रोक देते हैं। तभी एक बूढ़ी औरत इंजन की खिड़की पर आकर उनसे खाने के लिए मांगने लगती है। दोनों ड्राइवर उसे देखकर डर जाते हैं क्योंकि इंजन काफी ऊंचाई पर होता है, तो वो औरत वहां तक पहुंची कैसे। लेकिन हम व्यूअर साफ देख सकते हैं कि वो औरत हवा में तैर रही थी। तभी अचानक उनके रेडियो पर उसी डरावनी औरत की आवाज गूंजने लगती है। ये देखकर वे घबरा जाते हैं और तुरंत ट्रेन को तेजी से आगे बढ़ा देते हैं। यहीं पर यह सीन खत्म हो जाता है। अगले दिन हम राघव और मोक्षा को साथ देखते हैं। तभी राघव को पता चलता है कि मोक्षा उस रेडियो स्टेशन से एक पर्स उठा लाई थी। इनफैक्ट सभी टूरिस्ट रेडियो स्टेशन से छोटी मोटी रेडियो या कोई ना कोई सुवेनियर उठा लाए थे। तभी राघव को बिहारी का कॉल आता है जो बताता है कि दोनों ट्रेन चालक रेलवे ट्रैक के पास मृत पाए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, ये सुनकर राघव तुरंत घटनास्थल पर पहुंचता है जहां उनकी लाशों को इस तरह से रखा गया था कि फिर से वही क्रॉस स्वास्तिक जैसा सिंबल बन रहा था। पुलिस भी वहां पहुंच चुकी थी। राघव को मिट्टी में कुछ अजीब जरूर नजर आता है, लेकिन वो फिलहाल उसे इग्नोर कर देता है। इसके बाद राघव तुरंत वापस रेडियो स्टेशन जाता है जहां उसे एक पुराना अखबार मिलता है। फिर बेसमेंट में उसे कुछ सिलेंडर्स दिखाई देते हैं जिनमें शायद खतरनाक नर्व गैस भरी गई थी। हालांकि इस समय वे खाली थे। इतना ही नहीं, नीचे वाले कमरे में अजीब अजीब सिंबल्स भी बने हुए थे, जैसे कि वहां अतीत में कुछ बेहद खौफनाक हुआ हो। अब राघव को जो अखबार का टुकड़ा मिला था वो 1989 का था। ऐसे में वो लाइब्रेरी के आर्काइव सेक्शन में जाकर उसी साल के पुराने अखबार ढूंढता है। वहां उसे पता चलता है कि कैसे ये रेडियो स्टेशन एक भयानक घटना के बाद बंद कर दिया गया था। इससे राघव अंदाजा लगाता है कि जो भी बुरी आत्मा उनके पीछे है वो उसी रेडियो स्टेशन की वॉइस रही होगी और अतीत में जरूर कुछ बहुत गलत हुआ है। वो ये भी नोटिस करता है कि बार बार क्रॉस स्वास्तिक सिंबल का इस्तेमाल हो रहा है, जो कि असली पवित्र स्वास्तिक से बिल्कुल अलग और डरावना रूप है। बस फिर क्या था, राघव तय करता है कि वो पता लगाएगा कि आखिर सुवर्ण माया रेडियो स्टेशन की असली आवाज कौन थी। तभी उनके घर में रखा वही रेडियो जो वो सुवेनियर के तौर पर लाए थे अपने आप बजने लगता है। उसमें से फिर वही भूतिया आवाज सुनाई देती है। वो कहती है कि उस रात कुल 11 लोग रेडियो स्टेशन आए थे, जिनमें से 2 पहले ही मारे जा चुके हैं और अब बाकी 9 को भी एक एक करके खत्म किया जाएगा। और अगला नंबर होता है वीरभद्र का। ये सुनते ही राघव तुरंत पता लगाता है कि वीरभद्र कहाँ है। उसे पता चलता है कि वो एक कंस्ट्रक्शन साइट पर है। राघव तुरंत वहां के लिए निकल पड़ता है। इधर दूसरी तरफ वीरभद्र उस साइट पर शराब के नशे में होता है। तभी ऊपर की मंजिल से कुछ आवाज आती है और साइट मैनेजर उसे ऊपर जाकर चेक करने को कहता है। वीरभद्र ऊपर जाता है जहां उसे अजीब अजीब चीजें महसूस होने लगती हैं। वहां उसे एक लाल कपड़ा हवा में लटकता हुआ दिखता है। वो धीरे धीरे उसके पास जाता है और लगभग नीचे गिरने ही वाला होता है। तभी अचानक उसे अपनी पत्नी दिखाई देती है जो अपने सर पर हथौड़ा मार रही होती है। ये खौफनाक नजारा देखकर वो घबरा जाता है और अगले ही पल उसकी पत्नी की आत्मा उसे जोर से धक्का दे देती है। वीरभद्र सीधे नीचे गिरता है और उसकी मौत हो जाती है। उसी समय राघव भी वहां पहुंचता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। वीरभद्र के खत्म होने से उसके आसपास भी खून से क्रॉस स्वस्तिक वाला सिंबल बन जाता है। अब इस पॉइंट पर राघव बुरी तरह घबरा जाता है और सीधे उस चाय पिलाने वाले लड़के से मिलने पहुंचता है। वहां उसकी मुलाकात उस लड़के की अम्मा से होती है, जो एक बड़ा राज खोलती है। वो बताती है कि करीब 35 साल पहले इस गांव के कुछ पढ़े लिखे लोगों ने उस रेडियो स्टेशन को बनवाया था। उस स्टेशन पर वेदावती नाम की एक लड़की आवाज देती थी, लेकिन फिर एक भयानक घटना हुई जिसमें वेदावती ने खुद अपनी जान ले ली और कुछ ही दिनों बाद उस रेडियो स्टेशन के 6 फाउंडर्स भी मृत पाए गए। तब से वो रेडियो स्टेशन हॉन्टेड हो गया, उसे बंद कर दिया गया और जो भी वहां गया वो किसी न किसी तरह मारा गया। वहां से हमेशा अजीब आवाजें आती थीं, इसलिए गांव वालों ने पुजारियों की मदद से उस जगह को सील करवा गया। तब से वो जगह वीरान और शांत पड़ी थी, लेकिन राघव ने ही वो सील तोड़ी और अब फिर से मौतों का सिलसिला शुरू हो चुका है। ये सब जानकर राघव तुरंत मैथिली और सुमित के पास जाता है और सारी बातें बताता है। फिर वे लोग उस रात की रिकॉर्डिंग देखते हैं जब उनका ग्रुप सुवर्णमया रेडियो स्टेशन गया था। वीडियो में साफ दिखता है कि सबसे पहले उन 2 ट्रेन ड्राइवर्स ने अंदर एंट्री ली थी, फिर वीरभद्र गया था और उसी क्रम में एक एक करके सबकी मौत हो रही है। अब अगला नंबर था बिहारी का, लेकिन ध्यान से देखने पर उन्हें एक और शॉकिंग बात पता चलती है। बिहारी से पहले मोक्षा ने अपना एक पैर अंदर रखा था, यानी अगली टारगेट मोक्षा ही थी। बस फिर क्या था, राघव तुरंत मोक्षा के घर की ओर भागता है। वहीं दूसरी तरफ मोक्षा के कमरे में अजीब अजीब घटनाएं शुरू हो चुकी थीं। एक भूतिया हाथ उसे खींचने लगता है। उसी वक्त राघव वहां पहुंच जाता है, लेकिन कमरे का दरवाजा बंद होता है। वो किसी तरह दरवाजा तोड़कर अंदर जाता है जहां मोक्षा लटक कर मरने ही वाली होती है, लेकिन इस बार राघव समय पर पहुंच जाता है और उसे बचा लेता है। इसके बाद राघव मोक्षा के पास से वो पर्स भी ले लेता है जो वो रेडियो स्टेशन से उठा लाई थी। अब राघव बाकी बचे सभी लोगों को इकट्ठा करता है, यानी कि कुल 8 लोग। वो सबको लेकर वापस रेडियो स्टेशन जाता है। वो सभी से वो चीजें लेता है जो उन्होंने वहां से उठाई थी और रेडियो स्टेशन के सामने उन सबको जला देता है।
फिर वो जोर जोर से चिल्लाकर उस आत्मा को चैलेंज करता है, इन सब को छोड़ दो क्योंकि इन्हें मैं यहाँ लेकर आया था, अगर किसी को मारना है तो मुझे मारो। तभी वो आत्मा सामने आती है और मानो उसकी बात मान लेती है, अब वो सिर्फ राघव को ही टारगेट करेगी। इसी दौरान हमें कुछ फ्लैशबैक्स भी दिखाए जाते हैं जो इस आत्मा के अतीत की ओर इशारा करते हैं, जिसके बारे में आगे और खुलासा होगा। अब यहाँ एक और बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। जिस भूत को अब तक सभी औरत समझ रहे थे, असल में वो एक आदमी की आत्मा होती है। लेकिन सवाल ये उठता है, अगर भूत आदमी है तो रेडियो से औरत की आवाज़ क्यों आती है? इसका जवाब आपको कहानी में आगे मिलेगा। इसके बाद राघव और मैथिली सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं, जहां वे पुलिसमैन संपत से 1989 के मर्डर केस की फाइल्स मांगते हैं। एक पुलिस वाला बताता है कि 1989 में वेदावती नाम की एक औरत किसी आदमी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने आई थी और ये घटना रेडियो स्टेशन में 6 लोगों की मौत से ठीक पहले की है। लेकिन इससे पहले कि वो पुलिस वाला और कुछ बता पाता, अचानक ट्रांसफार्मर में आग लग जाती है और पूरी बिजली चली जाती है। सब लोग उसे ठीक करने में लग जाते हैं और इसी बीच वो भूतिया आदमी राघव पर हमला कर देता है। राघव तुरंत उस टॉर्च का इस्तेमाल करता है जिससे भूत डरता था। जैसे ही वो उसकी रोशनी भूत पर डालता है, वो डर कर वहां से भाग जाता है। इसके बाद राघव, मैथिली और सुमित तीनों मिलकर वेदावती के पिता के घर पहुंचते हैं। वहां उनकी मुलाकात वेदावती की मां से होती है, जो उसकी मौत के बाद से मानसिक रूप से अस्थिर हो चुकी है। वेदावती के पिता बताते हैं कि 1989 में जब उसने आत्महत्या की थी, तब सिर्फ 4 महीने बाद उसकी शादी होने वाली थी। तब से आज तक उन्होंने उसके कमरे को नहीं खोला, लेकिन अगर राघव चाहे तो वो उसे चेक कर सकता है। राघव तुरंत वेदावती के कमरे में जाता है, जहां उसे एक ग्रुप फोटो मिलती है। ये शायद उसके स्कूल या कॉलेज की फोटो थी और इसी फोटो के एक कोने में एक अजीब सा लड़का दिखाई देता है। दोस्तों, यही वही लड़का है जिसकी आत्मा अब सबको परेशान कर रही है। लेकिन सवाल ये है, ये आदमी आखिर है कौन? वेदावती के पिता को उसके बारे में कुछ नहीं पता होता, लेकिन वो राघव को उस टीचर से मिलने को कहते हैं जो उस फोटो में मौजूद थे, यानी वही टीचर जो वेदावती और उस लड़के दोनों को पढ़ाते थे। बस फिर क्या था, राघव, मैथिली और सुमित उस टीचर का पता लगाते हैं और उनसे मिलने पहुंचते हैं। उनका नाम होता है भूषण सर। भूषण सर अब एक म्यूजिक शॉप चलाते हैं और उन्हें उस लड़के के बारे में सब कुछ पता होता है। वो बताते हैं कि उस लड़के का नाम विशर्वपुत्रा था। उसे इतिहास और पौराणिक कथाओं में बहुत दिलचस्पी थी। उसका जन्म एक बेहद अशुभ रात को हुआ था, जब पूर्ण चंद्र ग्रहण लगा हुआ था। जन्म से ही उसका शरीर टेढ़ा मेढ़ा था, यानी वो एक सामान्य बच्चा नहीं था। वो दिव्यांग था और उसे रिकेट्स नाम की बीमारी थी जिसका कोई इलाज भी नहीं था। इसी वजह से उसके पिता उसे बचपन से ही नफरत करते थे, लेकिन उसकी माँ उसे बहुत प्यार करती थी। विशर्वपुत्रा अपनी माँ के साथ ही ज्यादातर समय बिताता था। उसके साथ शतरंज खेलता, बातें करता और उसी में खुश रहता था। एक दिन उसके पिता गुस्से में उसकी माँ को धक्का दे देते हैं और ये देखकर विशर्वपुत्रा अपने ही पिता पर हाथ उठा देता है। वो सब कुछ सह सकता था, लेकिन अपनी माँ के साथ बदतमीजी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता था। इस घटना के बाद उसके अंकल उसे भूषण सर के पास पढ़ने भेज देते हैं। वो वहीं पढ़ाई करने लगता है और एक अजीब आदत उसमें देखने को मिलती है। वो बार बार क्रॉस स्वस्तिक जैसा सिंबल बनाता रहता था। समय बीतता है और फिर एक दिन गांव में अनाउंसमेंट होती है कि पास में एक नया रेडियो स्टेशन खुला है और उन्हें वहां के लिए एक आवाज़ की ज़रूरत है। अब विशल्यपुत्रा की आवाज़ थोड़ी पतली थी और ऐसे में भूषण और उसकी माँ उससे कहते हैं कि वो इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है। विशर्वपुत्रा को अपनी वॉइस पर थोड़ा कॉन्फिडेंस भी था और ऐसे में वो अपनी वॉइस सैंपल भेजता है। रेडियो वालों को उसकी आवाज़ बहुत पसंद आती है। फाइनली रेडियो पर अनाउंस होता है कि विशर्वपुत्रा ही इस रेडियो का नया होस्ट होने वाला है। विशर्वपुत्रा इससे बहुत खुश था और यही हम समझ पाते हैं कि उसके क्लास में ही वेदावती नाम की एक लड़की थी जिसका फियांसे इस रेडियो स्टेशन का वन ऑफ द ओनर्स था। अब फाइनली वो दिन आ जाता है जब गांव में पोस्टर्स लगने वाले थे कि कौन इस रेडियो का वॉइस होगा। लेकिन पोस्टर में समहाउ वेदावती का नाम था और उसकी फोटो थी, यानी समहाउ विशर्वपुत्रा को वेदावती से रिप्लेस कर दिया गया था। और इससे विशर्वपुत्रा का दिल पूरी तरह टूट जाता है। गुस्से में वो रेडियो स्टेशन के 6 ओनर्स को कन्फ्रंट करने गया, लेकिन फिर वो कभी वापस नहीं दिखा। अब ये सब सुनकर राघव और मैथिली गेस करते हैं कि जरूर वो 6 ओनर्स मिलकर विशर्वपुत्रा को खत्म कर दिए होंगे और इसलिए अब विशर्वपुत्रा की आत्मा सबसे बदला ले रही है। ये कहानी जानने के बाद राघव, मैथिली और सुमित फिर से रेडियो स्टेशन जाने लगते हैं और रास्ते में इनकी कार से एक कुत्ता टकरा जाता है। ये लोग तुरंत कुत्ते को चेक करने जाते हैं और जहां कुत्ता गिरा था वो जगह एक शमशान थी। इस शमशान में भूषण सर की भी कब्र थी। जी हाँ दोस्तों, इसका मतलब कि भूषण सर तो पहले ही इस दुनिया को छोड़ चुके हैं। तो फिर ये लोग अभी किससे बात करके आए? टर्न्स आउट ये लोग विशर्व से ही बात करके आए थे, जो कि भूषण सर के भेष में इन्हें अपनी कहानी सुना रहा था। लेकिन सच्चाई तो कुछ और है, जो कि आपको आगे पता चलेगा। जो भी हो, यहाँ विशर्वपुत्रा का भूत इन पर हमला करता है और इसी भाग दौड़ में मैथिली के हाथ से वो टॉर्च गिरकर टूट जाती है। यानी अब इनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि ये टॉर्च लक्ष्मण रेखा की तरह थी जो अब टूट चुकी थी। ये तीनों कार में बैठकर भागते हैं, लेकिन तभी इनके कार के रेडियो पर विशर्व की आवाज आती है जो कह रहा था, तुम लोग बचकर नहीं जा सकते। और तभी अचानक एक ट्रक इनकी कार को टक्कर मार देता है। इस एक्सीडेंट में सबको चोट लगती है, लेकिन मैथिली को ज्यादा चोट आती है।
अब एक्सीडेंट के दौरान राघव को एक फ्लैशबैक आता है, जहां बचपन में उसका भी ऐसा ही एक एक्सीडेंट हुआ था। राघव अपने पापा के साथ स्कूटर पर जा रहे थे, तभी एक ट्रक से टक्कर हो जाती है। इस हादसे में राघव तो बच जाता है, लेकिन उसके पिता नहीं बच पाते। और इतना ही नहीं, वहां खड़ा एक और आदमी भी इस हादसे में अपनी जान गंवा देता है। खैर, अगली सीन में हम राघव को हॉस्पिटल में देखते हैं, जहां मैथिली एडमिट थी और राघव उसके घायल होने से बहुत ज्यादा परेशान था। वो उसे सांत्वना देता है कि उसे कुछ नहीं होने देगा। तभी राघव को ध्यान आता है कि विशर्वा की जो स्टोरी उसे पता चली है, उसके मुताबिक वेदावती के सिलेक्शन वाला पोस्टर 28 जुलाई 1989 को लगा था। उसी दिन विशर्वा रेडियो स्टेशन गया था और फिर कभी वापस नहीं आया। लेकिन रेडियो स्टेशन के ओनर्स 9 अगस्त को मारे गए थे। यानी इन दोनों घटनाओं के बीच करीब 12 दिन का गैप है, और इन 12 दिनों में जरूर कुछ ऐसा हुआ होगा जिसने विशर्वा की आत्मा को इतना गुस्से मिला दिया। इसी बीच विशर्वा की आत्मा हॉस्पिटल में आकर मैथिली को पजेस कर लेती है। वो मैथिली के जरिए कहती है कि जरूर राघव के पास किसी तरह का प्रोटेक्शन है, क्योंकि वो हर बार उसके हमलों से बच जाता है। ये प्रोटेक्शन और कुछ नहीं बल्कि भगवान श्री राम का वो कड़ा था जो राघव को शुरुआत में पुजारी से मिला था। इसलिए अब विशर्वा मैथिली को निशाना बनाता है, क्योंकि वही राघव की सबसे बड़ी कमजोरी बन सकती है। राघव समझ जाता है कि विशर्वा उन्हीं पर ज्यादा हमला करता है जो उससे डरते हैं, और क्योंकि मैथिली डरती है, वो अगला टारगेट वही होगी। राघव तुरंत मैथिली के कमरे में जाता है, लेकिन वो वहां नहीं मिलती। दूसरे वार्ड में जाकर उसे मैथिली पजेस्ड हालत में मिलती है, जो छत से लटकी हुई होती है। वो राघव पर हमला भी करती है। लड़ाई के दौरान राघव को नीचे गिरा हुआ एक इंजेक्शन मिलता है, और वो तुरंत मैथिली को स्लीपिंग इंजेक्शन लगा देता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। हॉस्पिटल में ही राघव को गैस सिलेंडर्स दिखते हैं, जिससे उसे याद आता है कि रेडियो स्टेशन में भी उसे टॉक्सिक गैस के सिलेंडर्स मिले थे। वो तुरंत पता लगाता है कि इस एरिया में ये गैस सप्लाई कौन करता है, और सीधे उस फैक्ट्री पहुंच जाता है। ये फैक्ट्री सुरेंद्र नाम के आदमी की होती है। राघव उसे ढूंढने लगता है, क्योंकि उसे यकीन है कि सुरेंद्र को पता होगा कि रेडियो स्टेशन में गैस क्यों मंगवाई गई थी। वहां सुरेंद्र के लोग राघव पर हमला करते हैं, लेकिन राघव सबको हरा देता है। फिर वो सुरेंद्र को पकड़ लेता है और गैस लीक कर देता है। मतलब अगर सुरेंद्र सच नहीं बताएगा तो दोनों वहीं मर जाएंगे। मजबूर होकर सुरेंद्र सच्चाई बताता है। वो बताता है कि 1989 में उसके भाई वाली और उसके 5 दोस्तों ने मिलकर रेडियो स्टेशन खोला था। वाली वेदावती से प्यार करता था और जल्द ही दोनों की शादी होने वाली थी, लेकिन विशर्वा ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। असल सच्चाई ये थी कि विशर्वा कभी भी रेडियो का वॉइस सिलेक्ट हुआ ही नहीं था। वो ऑडिशन में रिजेक्ट हो गया था, लेकिन उसने झूठ फैलाया कि उसे चुना गया है। गुस्से में एक दिन वो रेडियो स्टेशन गया और वहां वेदावती पर हमला कर दिया। उसने जबरदस्ती उसे अपमानित किया, फिर उसकी साड़ी पहनकर अंदर गया और फाउंडर्स से लड़ने लगा, लेकिन सभी ने मिलकर उसे पकड़ लिया, पीटा और एक कुर्सी से बांध दिया। उधर वेदावती उस हालत में घर की ओर भागी, लेकिन रास्ते में गांव वालों ने उसे देख लिया। बदनामी इतनी बढ़ गई कि उसने खुद अपनी जान ले ली। इससे गुस्से में आकर वाली ने विशर्वा को रेडियो स्टेशन के नीचे कमरे में बंद कर दिया और सुरेंद्र से टॉक्सिक गैस मंगवाई। धीरे धीरे गैस छोड़कर उसे तड़प तड़प कर मार डाला। वो उसकी आंखों में टॉर्च भी मारता था, और यही वजह है कि आज भी विशर्वा उस टॉर्च से डरता है। आखिरकार विशर्वा मर गया और उसकी लाश को रेलवे ट्रैक के पास दफना दिया गया। लेकिन उसके बाद वो भूत बनकर वापस आया और उन 6 फाउंडर्स को मार डाला। यानी दोस्तों, विशर्वा के साथ गलत जरूर हुआ, लेकिन वो खुद भी बुरा इंसान था। उसने वेदावती की जिंदगी बर्बाद की और मरने के बाद भी कई लोगों की जान ले रहा था। दरअसल विशर्वा की माँ उसकी पैदाइश के वक्त ही मर गई थी। उसके पिता उसे पसंद नहीं करते थे। वो बचपन से अकेला रहता था और निर्जीव चीजों से बात करता था। एक दिन उसे एक आईना मिला और उसने मान लिया कि उसमें उसकी माँ उससे बात कर रही हैं। धीरे धीरे वो उस आईने को ही अपनी माँ मानने लगा। उसके साथ खेलना, बात करना, खाना, सब कुछ। उसके पिता ये सब देखकर गुस्से में एक दिन आईना फेंक देते हैं, लेकिन विशर्वा को लगता है कि उन्होंने उसकी माँ को धक्का दिया है और गुस्से में वो अपने पिता को मार देता है। सुरेंद्र ये भी बताता है कि आखिरी बार अगस्त आश्रम के पुजारियों ने ही उसे कैद किया था और वही लोग उसे फिर से रोक सकते हैं। इसके बाद राघव और सुरेंद्र तुरंत आश्रम पहुंचते हैं और मुख्य पुजारी से मिलते हैं। पुजारी जी रुद्राक्ष देखकर पूरी बात समझ जाते हैं और मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो बताते हैं कि विशर्वा की असली ताकत उसका आईना था, जिससे वो बहुत जुड़ा हुआ था। पुराने पुजारी शर्मा जी ने रेडियो स्टेशन को सील कर दिया था ताकि वो उस आईने तक ना पहुंच सके, लेकिन जिस दिन राघव और उसकी टीम ने सील तोड़ी, उसी दिन उन्हें ये आईना मिला था। मैथिली ने उस पर कीड़ा देखकर उसे फेंक दिया और सबने मिलकर उसे तोड़ दिया, और यही गलती सबसे बड़ी थी, क्योंकि विशर्वा के लिए वो आईना उसकी माँ जैसा था और उसे तोड़ना मतलब उसकी माँ को खत्म करना, और इसी वजह से अब वो सबको एक एक करके खत्म करना चाहता है।
पुजारी जी बताते हैं कि अब विशर्वा को सिर्फ त्रय विद्या से खत्म किया जा सकता है। त्रय विद्या बोले तो इंसान की 3 एनर्जीज होती हैं, डिजायर, स्पिरिट और एक्शन। इन तीनों को जोड़कर ही आत्मा बनती है और फिलहाल विशर्वा की ये तीनों एनर्जीज अलग अलग हैं। तो अगर इन तीनों एनर्जीज को एक कर दिया जाए तो उसे इस दुनिया से मुक्त किया जा सकता है। अब सवाल ये है कि इन तीनों एनर्जीज को एक कैसे किया जाए। विशर्वा की हर एक एनर्जी किसी न किसी चीज से जुड़ी होगी और उन चीजों को ढूंढना होगा। ये काम कल सुबह 5:14 से पहले करना होगा, क्योंकि उस टाइम के बाद उत्तरायण खत्म होकर दक्षिणायण शुरू हो जाएगा और जैसे ही दक्षिणायण शुरू होगा विशर्वा की पावर्स कई गुना बढ़ जाएंगी और फिर उसे रोक पाना नामुमकिन हो जाएगा। फिर क्या था? राघव सबसे पहले मैथिली को रेडियो स्टेशन लेकर आता है, जहां पुजारी अपने सहयोगियों के साथ उसे बांधकर पानी में कैद कर देते हैं। जी हाँ, मैथिली अभी भी विशर्वा से पजेस्ड है। इसके बाद राघव निकलता है उन 3 ऑब्जेक्ट्स को ढूंढने जो विशर्वा की डिजायर, स्पिरिट और एक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। ये लोग कई जगह ढूंढते हैं, जैसे रेडियो स्टेशन, रेलवे ट्रैक और फिर विशर्वा का पुराना घर। वहां उन्हें एक चेस सेट मिलता है जिससे विशर्वा बचपन में खेलता था, यानी ये उसकी स्पिरिट को रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद रेडियो स्टेशन के टॉवर के ऊपर लगी रेडियो जो उसके डिजायर को दर्शाती है, क्योंकि वो रेडियो जॉकी बनना चाहता था। राघव इन दोनों चीजों को कलेक्ट कर लेता है। अब भी एक तीसरा ऑब्जेक्ट बाकी था जो विशर्वा के एक्शन को रिप्रेजेंट करता। राघव सिर्फ 2 ऑब्जेक्ट लेकर वापस रेडियो स्टेशन पहुंचता है, जहां मैथिली पजेस्ड हालत में कैद से आजाद होकर सब पर हमला कर देती है। कोई भी उसे रोक नहीं पाता, यहां तक कि मुख्य पुजारी भी नहीं। तभी मैथिली राघव पर हमला करती है, लेकिन राघव के हाथ में जो राम जी वाला कड़ा है वो उसकी रक्षा करता है। राघव तुरंत मैथिली को पकड़ता है और वो कड़ा उसके हाथ में डाल देता है। इससे मैथिली कंट्रोल में आ जाती है, लेकिन अब विशर्वा की आत्मा राघव को ही पजेस कर लेती है। अब हमें राघव का कॉन्शियस वर्ल्ड दिखाया जाता है, जहां उसकी असली आत्मा और पजेस्ड स्पिरिट के बीच लड़ाई होती है। पजेस्ड स्पिरिट राघव को गिल्टी फील करवाती है कि पिता की मौत उसी की वजह से हुई थी, और ये सच भी था, क्योंकि बचपन में राघव ने जिद की थी कि वो स्कूटर का एक्सीलरेटर घुमाएगा और उसी के चलते एक्सीडेंट हुआ था। लेकिन यहाँ एक फर्क है, राघव का केस एक हादसा था, जबकि विशर्वा ने खुद अपने पिता को जानबूझकर मारा था। फिर भी विशर्वा राघव को यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि दोनों एक जैसे हैं, लेकिन एक पॉइंट पर राघव अपनी हिम्मत जुटाता है और पजेस्ड स्पिरिट पर हमला करके उसके गले से एक ताबीज निकाल लेता है। जैसे ही ताबीज निकलती है, स्पिरिट गायब हो जाती है। अब यहाँ आता है एक बड़ा ट्विस्ट। ये वही ताबीज है जो विशर्वा की माँ उसके जन्म से पहले पहनती थी। उसकी माँ तो जन्म देते ही मर गई थी, लेकिन ये ताबीज विशर्वा के पास रह गई और यही उसके एक्शन से जुड़ी हुई थी। ये समझते ही राघव मैथिली को इसके बारे में बताता है और मैथिली तुरंत नीचे गैस वाले कमरे में जाकर वो ताबीज ढूंढ लेती है। अब तीनों ऑब्जेक्ट्स मिल चुके थे। इसके बाद पुजारी जी तीनों ऑब्जेक्ट्स को आग में डालकर रिचुअल शुरू करते हैं और इसी दौरान विशर्वा की आत्मा, जो फिर से राघव को पजेस कर चुकी थी, कैद हो जाती है। फिर एक विशेष कलश में उस आत्मा को बंद कर दिया जाता है। तो हाँ, राघव बच जाता है, मैथिली भी ठीक हो जाती है और अब किसी पर कोई खतरा नहीं था, क्योंकि विशर्वा की आत्मा कैद हो चुकी थी। इसके बाद कहानी कुछ समय आगे बढ़ती है, जहां राघव और मैथिली एक ट्रिप पर जाते हैं ताकि थोड़ा रिलैक्स कर सकें। लेकिन राघव अब भी परेशान है, क्योंकि उसे लगता है कि विशर्वा खुद इतना बुरा नहीं हो सकता। जरूर कोई और ताकत उसे कंट्रोल कर रही थी। और यहीं आता है फाइनल ट्विस्ट। हमें दिखाया जाता है कि जब छोटा विशर्वा मिरर में अपनी मां को देख रहा होता था, तब उसके पीछे सच में एक ईविल स्पिरिट खड़ी होती थी। यानी पूरी कहानी के पीछे सिर्फ विशर्वा का गुस्सा नहीं, बल्कि एक औरत की खतरनाक आत्मा भी उसे इन्फ्लुएंस कर रही थी। यहीं पर मूवी खत्म होती है, एक बड़े सवाल के साथ कि क्या वो आत्मा सच में उसकी मां थी या कोई और ताकत। और दोस्तों, यही चीज इस फिल्म को और भी ज्यादा डरावनी और इंटरेस्टिंग बना देती है।